क्या होगा हमारी प्लेट में जब क्लाइमेट चेंज होगा, क्या हम खा सकेंगे, क्या वो हमारे न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, और किस तरह के कार्य को प्रमोट करना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं नीतू सिंह आप सभी का सीड्स ऑफ रूरल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है विभा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीड्स ऑफ रूरल इंडिया में। विभा मैम पिछले 24 साल से करीब डाउन टू अर्थ में एज ए कंसल्टेंट एडिटर है, और आपने जैव विविधता पे पिछले कई सालों से, हम कह सकते हैं 20 सालों से ज़्यादा काफ़ी काम किया है। आपने देश के अलग अलग राज्यों में यात्राएं की हैं। जो हमारे पुराने भोजन थे, जो हमारे पुराने खान पान थे, उस पर आपने 4 किताबें लिखी हैं। और जैव विविधता का फूड डाइवर्सिटी क्या है और इसका क्लाइमेट से क्या संबंध है, उस पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू नीतू जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फूड डाइवर्सिटी क्या है। तो देखिए, जो भी हम खाते हैं आजकल, अगर बाजार में जाते हैं तो बहुत कम चीज़ें मिलती है। जैसे 10 तरह की सब्जियां मिल जाएंगी, आटा चावल मिल जाएगा, और कुछ दालें ही मिलेंगी। पर असल में हम लोग पहले से, जो हमारे पूर्वज थे, हज़ारों चीज़ें खाते थे। जो भी सीजनल होता था, वो आसपास जो उग रहा होता तो वो उसको खाना जानते थे, किस तरह से उसे पकाना है वो सब वो जानते थे। तो जो ये जैव विविधता है हमारे खाने में, वो इसी सारी बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। और अगर हम आपने इस विषय पे 4 किताबें लिखी हैं, और अभी आपकी रिसेंट एक किताब लॉन्च हुई है, तो आपको आज के समय में इस पे किताब लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, और आपने इन किताबों में अपने अलग अलग राज्यों के अनुभव बताए हैं, थोड़ा सा अगर बताएं। तो देखिए, ये हमने काम शुरू किया था एक डाउन टू अर्थ में मैगजीन में, हमारी में आर्टिकल जाता था खाने के ऊपर। शुरू में 2000 के करीब से शुरू हुआ था। तब हमारे रिपोर्टर जो भी जाते थे, कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाते थे, वो लोग वहाँ से स्टोरी लेके आते थे कि भाई वहाँ पे ये लोग खा रहे थे, हमने खा के देखा, बहुत अच्छा लगा। तो हमें ये समझ आया कि ये सारा वहाँ का सर्वाइवल फूड है। तो हमने धीरे धीरे इसके आर्टिकल्स अपने मैगजीन में लेने शुरू किए। उसी तरह से ये धीरे धीरे हमारा डेटाबेस बढ़ता गया। तो हमने किताबें निकालनी शुरू करी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट निकालने लगे थोड़े से, कि जैसे पहला वाला हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने जनरली जो हम पहले देख के आए थे कि लोग खा क्या रहे हैं, किस तरह से वो अपने जो आसपास सीजनल खाना उगता है, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, उसको किस तरह से अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, और उसके क्या स्वास्थ्यवर्धक फ़ायदे हैं, या फिर उसका क्या न्यूट्रिशन के से क्या फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में हम बात करते थे। सेकंड जो हमारी किताब निकली थी, हमने उसमें कोशिश करी कि हम बताएं कि किस तरह से वो एक ही चीज़ को कितना अच्छी तरह से खा सकते हैं लोग। वहाँ के रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, एक ही तरह के खाने को, कभी उसका फूल खा रहे हैं, कभी उसका पत्ता खा रहे हैं, जब वो भी ख़त्म हो गया तो वो उसकी जड़ खा रहे हैं। तो उनका एक तरह का एक कॉन्सेप्ट होता था कि किस तरह से मैक्सिमम यूज़ किया जा सके जो भी उग रहा है। ये नहीं है कि वो वेट करेंगे कि गोभी आएगी तो हम उसका फूल खाएंगे, वो कुछ भी खा लेंगे। और वो जो वेट कर रहे होते थे कि अभी भाई बारिश आने वाली है, इसके फूल आएंगे, इसके बाद फिर हम ये खाएंगे। तो एक उनको बड़ी सारा नॉलेज था इस बारे में। तो थर्ड किताब में हमने देखा कि ये जो खाना है उसको काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा था, इवन अर्बन एरियाज़ में भी होता जा रहा था। तो कुछ थे कंपनी से जो उसका बिजनेस करना शुरू कर दिया, कि जैसे आप कि कुछ बीज हैं, जखिया के बीज हैं, वहाँ कलेक्ट करके किस तरह से पैकेज करके बेचे जा रहे हैं। तो तरह तरह से धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ता गया, और हम उसी खाने को, जो जैव विविधता के ऊपर बेस्ड खाना है, उसको किस तरीके से देखा जा सकता देख रहे थे। पर अब क्या हुआ कि अब क्लाइमेट चेंज के टाइम पे आने के कारण, तो जो ये सर्वाइवल फूड था उसकी बहुत एक अलग सी मांग हो गई, क्योंकि ये सारे खाने हैं, ड्राउट में भी उग जाएंगे, तेज़ बारिश में भी उग जाएंगे, फ्लडिंग हो जाएगी तो भी उसमें उग जाएंगे, और हर तरह के पर्यावरण के जो भी सिचुएशन है उसमें उगने वाले कुछ अलग अलग तरह के खाने होते हैं, जिसको वहाँ के गांव के लोग और जो ट्राइबल लोग हैं वो जानते हैं। तो हमने उसको पॉपुलर करने के लिए ये किताब लास्ट वाली जो है अभी, फ्यूचर ऑफ टेस्ट, वो लिखी है। और उसमें हम यही दिखाना चाहते हैं कि जब क्या होगा हमारी प्लेट में जब क्लाइमेट चेंज होगा, क्या हम खा सकेंगे, क्या वो हमारे न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, और
किस तरह के कार्य को प्रमोट करना चाहिए। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में गवर्नमेंट ने भी बहुत मिलेट्स को प्रमोट किया है। मिलेट्स इस तरह से कहा जाता है कि वाटर प्रूडेंट अनाज है। ये सब लोग हम पहले भी खाते थे, हमें तो इससे बहुत पहले से पता था कि गवर्नमेंट के प्रमोट करने से पहले से भी पता था, हम तो खाते ही थे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, हज़ारों इस तरह की चीज़ें जिनको प्रमोट करना चाहिए और गांव के लोग को इसके बारे में पता है, और हम अगर चाहें तो हम उनसे सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ खाने को होगा। तो मैम अभी जो हमारे पुराने खान पान थे, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मक्का हुआ, बहुत सारे न्यूट्रिशन फूड्स तो मिलेट्स थे हमारे। तो पहले के समय कहते थे कि ये गरीबों का भोजन है, इसे गरीब गेहूँ नहीं है या बाहर की बाकी चीज़ें नहीं तो इसे हम खा रहे हैं। पर अभी इसे हम इंग्लिश में मिलेट्स कहने लगे और मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित हो गया। और अभी ये हम जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो पैकेट में बहुत छोटा छोटा, बहुत कॉस्टली मिलता है। तो अगर अभी हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएँ कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, जो हमारे मिलेट्स हैं, जो हम पुराने अनाजों को खाते हैं, तो उसके क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, अगर हम ये समझ पाए थोड़ा आपसे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये जंगली उगे होते हैं, जैसे जिसको हम खराब ज़मीन मानते हैं, जिसके ऊपर ना हमने कोई पेस्टिसाइड डाला होता है, ना कोई फर्टिलाइज़र डाला होता है, उधर उग रहे होते हैं। ये ज़मीन से काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सोख लेते हैं। जैसे कि रागी के बारे में आपको कहें तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो एक तरीके से ये हमारे गेहूँ और चावल से ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना रहता है हमारे लिए, क्योंकि ये वाइल्ड उग रहा होता है, किसी भी जगह पे उग जाता है, और इनके उगने का तरीका ही सोखता है वो एनवायरनमेंट से, क्योंकि वो उसके इनहेरेंट वैल्यू होती है उस तरह की। तो इसके अलावा भी, जैसे मैंने कहा, और भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो खाई जा सकती है। तो ये न्यूट्रिशन हमारा पूरा हमको देगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी हो। गेहूं और चावल से मच बेटर है। और मिलेट्स के बारे में एक और बहुत अच्छी बात है, जैसे गेहूं और चावल में आजकल कहा जाता है ग्लूटेन है, गेहूं में कहा जाता है, चावल में नहीं, कि ग्लूटेन है इसके अंदर, जिससे कई लोगों को एलर्जी होती है, उनका खाने से वो ठीक नहीं रहते। पर अगर वो मिलेट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो एक तरीके से ये जो गेहूं है उससे मच बेटर ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। और अभी के समय हम ज़्यादातर डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, इससे हमारे पोषण पे किस तरह से असर पड़ रहा है, या हमारी, हम कह सकते हैं जो हमारी थाली है इस समय, वो पोषण से कितना दूर है, कितना गायब है? तो जो ये डब्बा बंद खाना है, जनरली क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है थोड़ा। तो अगर हम देखें तो चावल है, उसका अगर हस्क हटा देते हैं तो हमारा विटामिन कम हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस्ड खाना होता है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी वाले बेस्ड खाने की तरफ जाएं तो ये हमारा जो न्यूट्रिशनल हमारे को गैप मिल रहा है वो फुलफिल हो जाएगा। तो बेटर है ये खाना, जो बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड खाना है, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की तरफ क्यों नहीं मूव कर पा रहे हैं? क्या कारण आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बाज़ार के खाने पे निर्भर हैं, या हम पुराने खाने पे बहुत जोर नहीं दे रहे हैं? इसका कारण क्या लगता है? इसके दो बड़े बड़े खाने हैं। एक तो इस खाने के लिए वेट करना पड़ता है कि जब सीजन आएगा तो उगेगा, जहाँ कहीं उसको जाके ढूंढना पड़ता है उस खाने को। जैसे अब सहजने का पेड़ तो बहुत जगह उगा होता है, पर पता तो होना चाहिए ना कि वो सहजने की पत्तियों को तोड़ के खाना है। अब वही सहजने की पत्ती अगर कोई पैक करके दे रहा है तो वो आराम से लोगों को मिल जा रहा है, वो खा जा रहे हैं। पर वही पेड़ अपने घर के पास होगा, वो लोग नहीं खाते उतना। शहतूत उग रहे होते हैं, गिरते रहते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि उसे खाए। तो ये वाला, मतलब कि ये वाला चीज़ जो है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड किया जा सकता है। एक तो यही है कि हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा, और उसका जो किस तरह से बनाना है उसका नॉलेज भी बहुत कम है हम लोगों के पास। तो जो हमारी किताबें हैं उसमें हमने बड़ी छोटी छोटी रेसिपीज दी हुई हैं, किस तरह से जो ट्राइबल लोग हैं किस तरह से खाते थे उस खाने को, अभी भी कैसे खाते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ईजी है, उनको भी आराम से फॉलो करके बनाया जा सकता है। तो एक तरीके से हमारी किताब ये नॉलेज को बताती है कि ये भी खा सकते हैं और किस तरह से खा सकते हैं। और हमने आपकी किताब में देखा कि बहुत सारे राइटर अलग अलग स्टेट के हैं जिन्होंने वहाँ के लोकल फूड के बारे में लिखा है। तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ कि वो क्या फूड है जिस पे उन्होंने लिखा है, या
देखिए कैसे? ऐसे तो बहुत सारे खाने हैं, मतलब हम्म। कि हमने लगभग अब तक 300-400 इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिख चुके हैं। तो डिपेंड करता है, अब हर जगह का वातावरण डिफरेंट होता है, वहाँ अलग तरह की चीज़ें उगती हैं। जैसे कि आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ और जो है उस इलाके में महुआ बहुत उग रहा है, तो अब वहाँ के लोगों को पता है कि उसको कैसे खाना है, वो उसके फूल भी खाते हैं और उसके वो जो फल है वो भी खाते हैं। अब हमें नहीं पता क्योंकि अब दिल्ली में थोड़ी उग रहा है उसको, तो हर जगह का के जो रिपोर्टर है वो वहाँ से जो हमको स्टोरी भेजते हैं वो वहाँ की सूटेबल क्लाइमेट की, वहाँ के स्पेशल खाने की होती है जो हमें नहीं पता होती है। तो इस तरीके से हम पूरे देश भर से हमने अलग अलग रिपोर्टरों को भेज के हमने ये कहानियाँ उनसे मंगाई कि क्या खाते क्या है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपना डेटाबेस बढ़ता है। आज के टाइम में जो हमारे ट्रेडिशनल फूड हैं, जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, तो इसमें हमारे जो आजकल जो भी न्यू फूड हैबिट्स हैं उसमें हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो देखिए ये है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अपनी प्लेट को बढ़ाना है, और उससे हमारा दो फायदे होंगे। एक तो न्यूट्रिशन भी अलग तरह का मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा, ये नहीं कि जो चावल में है वही मिलेगा, हमें वो भी मिलेगा जो एक किसी मिलेट में है वो चीज़ भी मिल रही है, हमको कोई जो सब्जी में है वो भी मिल रहा है। तो हमारे प्लेट बड़ी हो रही है, हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हो रही है। आपको पता ही है चॉइस ज़्यादा होती है तो फिर हमारे को फ़ायदा ही है, हर तरीके से उसका कोई नुकसान तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी प्लेट रखी जाए, वैरायटी रहती है, खाने में भी अच्छा लगता है। जैसे आपने खाना खा के देखा होगा जब हमने यहाँ बनाया था, तो वो अलग तरह का टेस्ट है, उसमें एक अलग मज़ा आता है उस तरह का खाना खाने में। तो एक खाने से जो एक जोड़ होता है वो बना रहता है। ये नहीं है कि खाना भाई डब्बे से निकाला, बिस्किट का पैकेट निकाला खा लिया, वो खाने में कुछ रस नहीं है, इस खाने में रस है। मैम, जब आपने खाने की बात की, कल हमने वो खाना खाया था और हमने खुद पहली बार रागी के बतासे खाए थे, पानी पूरी खाई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे आज के फूड से बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छे से उसको बनाया गया था। तो ये एक चीज़ से कई तरह की चीज़ें बनाना है, आपने कैसे इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को ही चुना, कैसे कुछ चीज़ों को चुना, कैसे नहीं सेलेक्ट कर पाए आप? तो देखिए हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी है। हम अब जैसे लंच हमें बनाना है तो जो सीजनल है, जैसे आप ने अगर जैसे वहाँ हमने खट्टी दाल बनाई थी, यहीं इसी इलाके हमारे ही इंस्टीट्यूट में बहुत सारे आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, हमने उससे तोड़ा। मोरिंगा का पेड़, जो सहजने का पेड़ है, यही सामने लगा हुआ है, हमने उधर से भी तोड़ा। कोशिश करी कि आसपास की चीज़ें ही हैं जो मैक्सिमम हम अपने मील में इंक्लूड करें, और एक बैलेंस्ड मील आप लोगों को खिला सके जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, जो लोकल खाना है उससे भी बने। अमरूद यहाँ बहुत उगते हैं तो हमने अमरूद की चटनी आपको खिलाई। अमरख यहाँ पे एरिड इलाका है, सूखा है, यहाँ पे पानी की कमी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उगती हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना एक मील क्रिएट किया था। उसमें हमारे पास वैरायटी है, जैसे मैंने कहा बहुत है, तो अब हम क्या डालें क्या ना डालें तो उसकी हमें मुश्किल हो सकती है, पर क्या डाले, अरे है नहीं कुछ, ऐसा नहीं हो सकता कभी, क्योंकि हमारी प्लेट बहुत बड़ी है। मैम, इस बार जो डाउन टू अर्थ मैगजीन की कवर स्टोरी है उसमें निकला है कि गेहूं और चावल को बल्क में उगाया गया है, और शोध ये कहते हैं कि जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है पहले से काफ़ी कम हुई है। क्या हम इस तरह से जो हमारे मिलेट्स फूड हैं, क्या हम उसको अगर कमर्शलाइज करते हैं तो ये आने वाले कुछ सालों में या कुछ वर्षों में इसे फिर आप कैसे देखते हैं, क्या इसकी? तो देखिए शोध कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मिलेट्स जो हैं उनकी जो नई वैरायटियाँ निकाली गई हैं वो उतनी न्यूट्रिशनल नहीं है, और न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेट्स में भी कम होता जा रहा है। ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का एक जो रिपोर्ट निकलती है उससे पता चलता है। इसका एक तरीका ये है कि हम ये तब देखा जाता है जब यील्ड बढ़ाई जाती है तो न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो हमको ये देखना है कि हम ज़्यादा यील्ड की तरफ ना जाए, सरवाइव कर सके, क्योंकि पानी की कमी है, तो उसमें यील्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके अभी थोड़ा सा अगर सर्वाइवल की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो ये होने का कम संभावना है। थैंक यू मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो साथियों, अभी आपने विभा वार्ष्णेय मैम को सुना और आपने समझा कि जो हमारे ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक भोजन थे वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और जो एक समय पे हम कह सकते हैं अपने विलुप्ति के कगार पे थे, पर अभी उस पर दोबारा से चर्चा होने लगी है, बात होने लगी है। और अभी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कोशिश कर रही हैं अपने अपने स्तर पे कि जो हमारी फूड डाइवर्सिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए। और अभी आप बड़े बड़े जगहों पे भी मॉलों में देख रहे हैं कि इसको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपका अपना कुछ अनुभव है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।